हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के दूसरे बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। यानी कि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से प्रवास के बारे में, उसके प्रकार, कारण और परिणाम के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। यदि आपने इस बुक का पहला चैप्टर नहीं देखा है जिसका नाम जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि है, तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक यानी कि ज्योग्राफी के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जा कर के उससे वहाँ देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है प्रवास। तो प्रवास क्या होता है, उसके बाद प्रवास के प्रकार पढ़ेंगे, प्रवास की कितनी धाराएं हैं, प्रवास करने के कारण क्या है, और प्रवास के परिणामों के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि आर्थिक परिणाम, जनकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रवास के बारे में जानते हैं, यानी कि प्रवास का अर्थ क्या है। तो व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की घटना को ही प्रवास कहते हैं, या फिर व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को ही, या फिर हम घटना भी इसे कह सकते हैं, को प्रवास कहते हैं। अब दूसरा है प्रवास के प्रकार। तो प्रवास के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है अस्थाई प्रवास। तो अस्थाई प्रवास क्या है, तो व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा के लिए प्रवास कर जाता है, तो उसे हम अस्थाई प्रवास कहेंगे। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली से जाकर के मुंबई हमेशा के लिए बस गया, तो यानी कि रुक गया वहीं पास, तो अस्थाई प्रवास कहते हैं। दूसरा होता है अस्थाई प्रवास। तो अस्थाई यानी कि कुछ समय के लिए, जैसे कि ड्यूटी के लिए जाते हैं लोग। जैसे नोएडा से कोई दिल्ली जा रहा है, तो और फिर शाम को वो अपने घर वापस आ जा रहा है, तो इसे हम अस्थाई प्रवास कहते हैं। तीसरा प्रवास होता है मौसमी प्रवास, यानी कि मौसम के अनुकूल। जैसे कि साउथ में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो लोग गर्मी के मौसम में कश्मीर चले जाते हैं, जिससे कि उन्हें राहत मिलती है। वहीं कश्मीर में जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो कश्मीर के लोग ठंडी के मौसम में साउथ में चले आएंगे, यानी कि दक्षिण भारत में चले आएंगे। मौसम के अनुकूल प्रवास को ही हम मौसमी प्रवास कहते हैं। अस्थाई प्रवास, अस्थाई प्रवास और मौसमी प्रवास, तो ये प्रवास के प्रकार हैं। आगे आता है प्रवास की धाराएं। तो प्रवास की धाराओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। प्रवास की धाराएं यानी कि किस तरफ प्रवास होती है। तो प्रवास की धाराएं कितनी प्रकार की होती है, और ये प्रवास की धाराओं से तात्पर्य है कि प्रवास किस तरह से होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो प्रवास की धाराओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी कि इंटरनेशनल प्रवास। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में प्रवास करता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति भारत से जापान जा रहा है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में प्रवास कर रहा है, तो इसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। फिर आता है आंतरिक प्रवास। तो जब एक व्यक्ति द्वारा एक देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास किया जाता है, तो इसे ही हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के बिहार से यदि बिहार राज्य से हम जम्मू कश्मीर जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवास कहेंगे। तो भारत में आंतरिक प्रवास की भी 4 धाराएं हैं। तो भारत में आंतरिक प्रवास की मुख्य 4 धाराओं को पहचाना गया है। तो कैसे, तो कोई भी व्यक्ति या तो नगर से नगर प्रवास करता है, यानी कि नगर से नगर जाता है, या फिर नगर से वो गांव आता है। तो और कोई गांव से नगर जाता है, और फिर कोई गांव से गांव चला जाता है। तो प्रवास की कितनी धाराएं हैं, 4। भारत में आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं: नगर से नगर, नगर से गांव, गांव से नगर, या फिर गांव से गांव। आगे आते हैं प्रवास के कारण क्या है, या प्रवास करने के कारक क्या हैं। तो प्रवास के मुख्य रूप से 2 कारक या फिर कारण हैं। तो पहला आता है प्रतिकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक वह कारक होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने रहने के स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाता है। तो क्यों जाता है, उदाहरण के लिए बेरोजगारी होती है, रहन सहन की खराब दशा है, राजनीतिक अस्थिरता, खराब जलवायु, प्राकृतिक विपदा, महामारी, सामाजिक पिछड़ापन आदि, जिस वजह से लोग अपने रहने के स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए विवश होता है, तो इसे हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। फिर आता है अपकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक वह कारक होते हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए, क्यों प्रेरित होगा, क्योंकि वह अपकर्ष कारक है। तो कौन कौन से अपकर्ष कारक है, रोजगार के अच्छे अवसर हो, रहन सहन रहने की अच्छी स्थिति हो, अच्छी दशाएं हो, अनुकूल जलवायु हो, शांति हो,
स्थिरता हो, राजनीतिक स्थिरता हो, अस्थिर नहीं हो, राजनीति एकदम स्थिर होनी चाहिए, शांत माहौल वाली होनी चाहिए, सुरक्षा हो, तो यही जो है अपकर्ष कारक है। जो लोग हैं इस क्षेत्र में जहाँ पास यह कारक पाए जाते हैं उसी वहाँ पर लोग जाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। तो अपकर्ष कारक वह कारक होते हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित होता है। तो प्रवास के कितने कारक हैं? 2 कारक, एक है अपकर्ष कारक और दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। तो प्रवास के जो कारक हैं या फिर इसके 2 कारक हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक, तो ये परीक्षा के दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रवास के परिणाम। तो प्रवास के कौन कौन से परिणाम होते हैं? तो सबसे पहले आता है आर्थिक परिणाम। तो भारत से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जैसे कि एक देश से दूसरे देश में, कोई इंडिया से सऊदी अरबिया जा रहा है या फिर जापान जा रहा है या फिर अमेरिका जा रहा है, जैसे कि लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो भारत से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की प्राप्ति होती है, यानी कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, परंतु इससे भारत के मानव संसाधन की हानि होती है। तो जो मानव संसाधन है उसकी हानि होती है, क्योंकि यहाँ के लोग दूसरी जगह काम कर रहे हैं। भारत में गांव से नगर की ओर रोजगार की तलाश में होने वाले प्रवास के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, क्योंकि शहरों में अर्जित किया गया धन व्यक्ति द्वारा वापस अपने गांव भेजा जाता है। इस वजह से क्या होता है? गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। तो ये प्रवास के आर्थिक परिणाम हैं। फिर दूसरा परिणाम है जानकीय परिणाम। तो प्रवास के कारण क्षेत्र की जानकीय संरचना में परिवर्तन आता है, यानी कि लैंगिक संरचना में परिवर्तन आता है, इसका अर्थ यही है। तो रोजगार की तलाश में गांव से शहरों में होने वाले प्रवास के कारण शहरों में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है, जबकि गांव में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। तो इसके जानकीय परिणाम भी होते हैं। फिर आता है सामाजिक परिणाम। तो गांव से पुरुषों के रोजगार की तलाश में शहर जाने की वजह से गांव में स्थित महिलाओं पर आंतरिक दबाव पड़ता है। पुरुषों की अनुपस्थिति में उन्हें सभी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचता है, यानी कि वह कार्य भी मजबूरी में करने पड़ते हैं जो कार्य पुरुष के होते हैं। तो ये जो है जिससे स्त्रियों पर दबाव पड़ता है। तो ये जो है जनसंख्या के प्रवास के ये जो है प्रवास के सामाजिक परिणाम हैं। अब जो लास्ट परिणाम है वो है पर्यावरणीय परिणाम। तो शहरों की तरफ होने वाले अत्यधिक प्रवास के कारण शहरी संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव पड़ता है। इसी प्रकार दिल्ली और मुंबई जैसे कई क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का उदय हुआ, जहाँ पर सुविधाएं लगभग ना के बराबर होती हैं। तो इसके प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब गांव से ज़्यादातर लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं तो शहरों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है और मलिन बस्तियों में विस्तार होता है। वहीं हम मलिन बस्ती यानी कि गंदी बस्तियों में विस्तार होता है। तो इसके पर्यावरणीय परिणाम भी बहुत ही खतरनाक हैं। तो अगर हम मलिन बस्ती देखें तो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती जो है वो है धारावी मलिन बस्ती, जो कहाँ है? तो जो मुंबई में स्थित है। तो यहीं पास ये जो हमारा चैप्टर है वो एंड होता है। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।